हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ स्वागत करता हूं आपका मित्तल एग्रीकल्चर क्लासेस में। आज अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे फसल क्या होती है। पौधों के उस समूह को फसल कहते हैं जिसे मनुष्य किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उगाता है। देखिए, फसल क्या होती है जिसे मनुष्य अपने उद्देश्य के लिए उगाता है। मनुष्य के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? तो मनुष्य के उद्देश्य होते हैं खाद्यान्न, कपड़ा, ईंधन, मकान आदि, यही सब होते हैं। तो इनकी पूर्ति के लिए जो मनुष्य उगाता है उसे अपन फसल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सामान्यतः फसलों का वर्गीकरण निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर किया जाता है। इसमें देखते हैं अपन कौन कौन से तथ्यों के आधार पर अपन फसलों का वर्गीकरण कर रहे हैं। चलिए, इसमें फर्स्ट अपना आता है पौधे के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। तो जीवन चक्र के आधार पर जो पौधे का वर्गीकरण होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। 3 प्रकार से अपन वर्गीकरण करते हैं जीवन चक्र के आधार पर। तो सबसे पहले देखते हैं अपन एक वर्षीय फसलें। एक वर्षीय फसलें क्या होती हैं? वे फसलें जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष के अंदर पूरा कर लेती हैं, एक वर्षीय फसलें कहलाती हैं। ठीक है, जो फसलें अपना जीवन चक्र 1 वर्ष के अंदर पूरा कर लेती है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है एक वर्षीय फसलें। तो जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा करेंगे वे 1 वर्षीय फसलें कहलाती हैं। इसमें सभी खरीफ, रबी, जायद की फसलें आती हैं। तीनों सीजन की फसलें इसमें आती हैं, खरीफ, रबी, जायद की। ठीक है, तो अपन इसके उदाहरण देखते हैं कि 1 वर्षीय में कौन कौन सी फसलें आती हैं। गेहूँ, चना, जौ, मक्का, कपास, सोयाबीन आदि 1 वर्षीय फसलें कहलाती हैं। देखिए कौन कौन सी, गेहूँ, चना, जौ, मक्का, कपास, सोयाबीन और भी बहुत सारी फसलें आती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। आगे अपनी आती है द्विवर्षीय फसलें। वे फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा करती हैं, अर्थात पहले वर्ष में वृद्धि करती हैं, दूसरे वर्ष में बीज उत्पादन करती हैं। देखिए, वे फसलें जो अपना जीवन चक्र कितने वर्ष में, 2 वर्ष में पूरा कर लेती हैं। पहले वर्ष वो क्या करती हैं? पहले वर्ष तो वो वृद्धि करती हैं, दूसरे वर्ष में बीज उत्पादन करती हैं, द्विवर्षीय फसलें कहलाती हैं। इसमें भी नाम से पता चल रहा है, देखिए द्विवर्षीय मतलब 2 वर्ष। इनका अपन उदाहरण देखते हैं, जैसे चुकंदर और प्याज। याद रखना है आपको, ये पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम में पूछा भी गया है कि द्विवर्षीय फसलें कौन सी हैं, तो आपको याद रखना है चुकंदर और प्याज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपना आता है बहुवर्षीय फसलें 3 नंबर पर। इस वर्ग की फसलें अनेक वर्षों तक जीवित रहने की क्षमता रखती हैं। देखिए बहुवर्षीय लिखा हुआ है, इसका मतलब है अनेक वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। ये फसलें अनेक वर्षों तक पुष्पन और फलन का कार्य करती हैं। ये मतलब लगातार अनेक वर्षों तक पुष्पन और फलन करती रहती हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप, लूसन घास, नेपियर घास, गन्ने की पेड़ी, ये अपनी आती हैं बहुवर्षीय में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर पर आता है, देखिए अपन ने फर्स्ट देखा था अपन ने जीवन चक्र के आधार पर, सेकेंड अपना आता है ऋतुओं के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो इनको भी 3 वर्गों में बांटा गया है, ऋतुओं के आधार पर भी। खरीफ, रबी और जायद। आप सब जानते हैं ये चीज़। तो कितने वर्गों में बांटा है? 3 वर्गों में बांटा है ऋतुओं के आधार पर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे खरीफ की फसलें। इस वर्ग की फसलों की बुवाई के समय अधिक तापक्रम तथा आर्द्रता और पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। देखिए, खरीफ की फसलें अपन कब उगाते हैं? गर्मी में उगाते हैं, समर में, तो तापक्रम अधिक चाहिए होता है। ठीक है, याद रखना आपको याद रखना है कि जो खरीफ की फसलें होती है वो कब उगाते हैं अपन? गर्मियों में, समर में, जून जुलाई का समय रहता है। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। इन फसलों का न्यूनतम तापमान, देखिए न्यूनतम तापमान कितना रहना चाहिए? 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 19 डिग्री सेंटीग्रेड। और अधिकतम तापमान आपका रहना चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो अनुकूलतम तापमान रहता है वो रहता है 32 डिग्री से 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपको ये तापमान याद रखने हैं। और इनकी जो बुवाई होती है, जो खरीफ की फसलों की अपन बुवाई करते हैं वो कब करते हैं? 15 जून से 15 जुलाई के बीच में की जाती है। ठीक है, 15 जून से 15 जुलाई के बीच में अपन खरीफ की फसलों की बुवाई करते हैं। हमारे देश में उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से खरीफ फसलों का प्रथम स्थान है। देखिए क्या बोल रहा है वो, हमारे देश में उत्पादन एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से खरीफ की फसलों का प्रथम स्थान है। रबी और जायद की फसलों से पहले आती है खरीफ की फसल, किसमें? उत्पादन एवं क्षेत्रफल में। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अब इसके अपन उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में अपना आता है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ग्वार, तिल, उड़द, अरहर, कपास, सोयाबीन आदि शामिल हैं इसमें। देखिए जो अपना खरीफ की फसलें होती हैं उनमें अपना क्या क्या आता है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ग्वार, तिल, उड़द, अरहर, कपास, सोयाबीन। ठीक है, याद रखना है आपको ये चीज़। चलिए आगे देखते हैं। अब आती है अपनी रबी की फसलें। अपन ने खरीफ की फसलें देख ली, अब अपन रबी की फसलें देखते हैं। रबी वर्ग की फसलों को बोते समय अपेक्षाकृत कम तापमान, पकते समय अधिक तापमान और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। देखिए रबी की फसलें अपन कब बोते हैं, सर्दियों में बोते हैं। सर्दी मतलब अक्टूबर नवंबर माह में। ठीक है, तो इन फसलों की बुवाई कब करते हैं अपन, अक्टूबर नवंबर में। इनका तापमान देखते हैं अपन। अब न्यूनतम तापमान रहता है इनका 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान रहता है 31 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उचित तापमान की बात करते हैं तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इनका उचित तापमान रहता है। अब इसके अपन उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में अपना आता है जौ, चना, मटर, आलू, अलसी, तम्बाकू, चुकंदर, मसूर, लाई, रिजका, जई और गन्ना। देखिए रबी की फसलों में कौन कौन सा आता है, एक बार और रिपीट करेंगे अपन। जौ, गेहूं, चना, मटर, आलू, अलसी, तम्बाकू, चुकंदर, मसूर, लाई, रिजका, जई, गन्ना, ये आदि शामिल होते हैं रबी की फसलों में। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब 3rd नंबर पर अपनी आती है जायद की फसल। जायद की फसल अपन ने देखिए खरीफ की पढ़ ली है, रबी की पढ़ ली है, अब अपन पढ़ेंगे जायद की फसलें। तो जायद की फसलों में क्या होता है, देखिए इस वर्ग की फसलों में गर्म शुष्क मौसम को सहन करने की पर्याप्त क्षमता होती है। गर्म शुष्क मौसम को, तो इसकी अपन बुवाई कब करेंगे, इस हिसाब से मध्य फरवरी व मध्य मार्च तक अपन इसकी बुवाई कर देते हैं। ठीक है, इसकी वृद्धि अधिक ताप पर प्रकाश में होती है। इसके लिए तापमान अपना चाहिए होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें अपने उदाहरण देखिए कौन कौन सी फसलें आती हैं, मूंग, उड़द, मक्का चरी, ज्वार चरी, सूरजमुखी, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि शामिल किए जाते हैं जायद की फसलों में। देखिए कुकुरबिटेसी कुल में जितनी भी सब्जियां आती हैं वो सारी जायद की फसलें होती हैं। खरबूज, तरबूज की, खीरा, ककड़ी आदि जो भी होती हैं वो सब जायद में आती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा खरीफ, रबी और जायद में अंतर। और आगे देखते हैं 3rd नंबर पर अपना आता है फसलों का आर्थिक वर्गीकरण। आर्थिक वर्गीकरण में सबसे पहले अपनी आती हैं अनाज वाली फसलें। तो अनाज वाली फसलों में क्या होता है, बालियां निकलती हैं। जैसे अनाज वाली कौन कौन सी फसलें होती हैं, जैसे अपन अनाज वाली को अब आप खुद दिमाग लगाइए कि अनाज वाली, अनाज मतलब कौन कौन सा होता है, जैसे धान है, गेहूँ है, ज्वार, बाजरा, मक्का वगैरह, ये सारा अपना क्या होता है अनाज वाली फसलें होती। तो इनमें क्या होता है, बालियां निकलती हैं और ये जो होते हैं वो एक बीज पत्र के होते हैं। अनाज वाली जो फसलें होती हैं वो सारी एक बीज पत्री फसलें होती हैं। आपको याद रखना है इनमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता पाई जाती है अनाज वाली फसलों में। इन फसलों के दाने मनुष्य व पशुओं के आहार में प्रयोग लाए जाते हैं। वानस्पतिक भाग पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। खली जिसको अपन बोलते हैं वो किसके रूप में उपयोग करते हैं अपन, पशुओं को चारे के रूप में। और जो दाना होता है वो मनुष्य के काम में आ जाता है और जो उसका जो भूसा बोलते हैं अपन, भूसा निकलता है, वो किसको खिला सकते हैं अपन, पशुओं को खिलाने के काम में आता है। तो इसमें अपन उदाहरण देखते हैं धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, कोंदो, कुटकी, जई, चीना, मंडुआ आदि। देखिए इसमें अनाज वाली फसलें अपन कौन कौन सी बताई गई हैं, धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, कोंदो, कुटकी, जई, चीना, मंडुआ आदि। ये अपना हुआ अनाज वाली फसलों का वर्गीकरण। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब अपनी इसमें आती हैं दलहनी फसलें। इनमें फलियां लगती हैं, इनमें भी क्या लगती हैं, फलियां लगती हैं। ये द्विबीजपत्री होती हैं। दलहनी फसलें जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, द्विबीजपत्री होती हैं। ठीक है, इनमें प्रोटीन की अधिकता होती है। देखिए दालों में प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है, ये आपको पता ही है। तो दालों में कौन कौन सी आती हैं, दाल वाली फसलों में मूंग, उड़द, मसूर, अरहर, चना, सोयाबीन, मटर आदि। ये सारी कौन सी फसलें होती हैं, अपनी दलहनी फसलें होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अपन तिलहनी फसलों की। तो इन फसलों के बीजों से तेल प्राप्त होता है। तिलहनी फसलें हैं तो इनके बीजों से क्या प्राप्त होगा, तेल प्राप्त होगा। और इनको मुख्यतः तेलों के उद्देश्य से ही उगाया जाता है।
तो इनमें अपन उदाहरण देखते हैं तेल वाली फसलों के कौन कौन सी होती हैं। सोयाबीन, अरंडी, ये तेल नहीं तिल है, ये तिल है, ये तेल वो गलती से हो गया है। तिल, अरंडी, सूरजमुखी, कुसुम, राई, मूंगफली। ठीक है, देखिए तेल वाली जो फसलें होती हैं उनमें कौन कौन सी आती हैं। सोयाबीन, तिल, अरंडी, सूरजमुखी, कुसुम, राई और मूंगफली। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब शर्करा वाली फसलें देखते हैं अपन। इस वर्ग की फसलों से चीनी तैयार की जाती है। जो शर्करा वाली फसलें होती हैं उनसे अपन क्या करते हैं, चीनी तैयार करते हैं और इनसे शर्करा प्राप्त होती है अपन को। जैसे कौन कौन सी होती है, गन्ना है, चुकंदर है, शुगर पाम है, ये अपनी शर्करा वाली फसलें होती हैं। गन्ने के तने व चुकंदर की जड़ों से रस प्राप्त कर शर्करा यानी चीनी आदि का उत्पादन किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपन से पूछ लिया जाता है कि गन्ने के किस भाग से शर्करा बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है, तो तने से। और चुकंदर से अगर अपन से पूछ लिया जाता है कि चुकंदर के कौन से भाग से चीनी का उत्पादन किया जाता है, तो चुकंदर की जड़ों से और गन्ना के तनों से, याद रखना आप। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आती है अपनी रेसे वाली फसलें आती हैं अपनी। इस वर्ग की फसलों से रेसे प्राप्त किए जाते हैं जो टाट, बोरी, रस्सी, दरी बनाने के काम में आते हैं। नाम से ही पता चल रहा है रेसे वाली फसलें हैं। तो अपना इसमें देखिए कौन कौन सी आती हैं। जूट, कपास, सनई, पटसन, ढेंचा, अलसी। जो रेसे वाली फसलें होती हैं उनमें अपना कौन कौन सा आता है, जूट, कपास, सनई, पटसन, ढेंचा, अलसी आदि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सब्जी वाली फसलें। ये फसलें जो होती है वो अपन सब्जियों के लिए उगाते हैं। तो सब्जियां अपनी कौन कौन सी होती हैं, टमाटर, भिंडी, बैगन, लौकी, गाजर, मूली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक आदि। सब्जियां तो आप सब जानते ही हो कौन कौन सी होती हैं। तो वो अपनी सब्जी वाली फसलें होती हैं, टमाटर, भिंडी, बैगन, लौकी, गाजर, मूली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक आदि। चलिए आगे देखते हैं। अब फलों वाली फसलों की बात करते हैं अपन। जो फलों वाली फसलें होती हैं इस वर्ग में कौन कौन सी आती हैं, खरबूज है, तरबूज है, खीरा, ककड़ी, सिंघाड़ा, टमाटर आदि। ये क्या होती हैं, फलों वाली फसलें होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चारे वाली फसलों की बात करते हैं। इस वर्ग की फसलें पशुओं के चारे के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। किस उद्देश्य से उगाते हैं अपन इनको, चारे के उद्देश्य से उगाते हैं। जैसे लूसन, बरसीम, लोबिया, ज्वार, जई, मक्का चरी, नेपियर घास, बाजरा। बरसीम 2 बार लिखा हुआ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चारे वाली फसलें आपको याद रखनी कौन कौन सी होती हैं, लूसन, बरसीम, लोबिया, ज्वार, जई, मक्का चरी, नेपियर घास, बाजरा, बरसीम आदि। चलिए आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट आता है अपना औषधीय फसलों के बारे में बात करते हैं। तो इनको जो उगाने का उद्देश्य होता है वो अपन को औषधि प्राप्त करना होता है। औषधि किन किन फसलों से अपन को प्राप्त होती है, तो देखिए पुदीना, मेंथा, अदरक, हल्दी, ईसबगोल, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा। इन फसलों से अपन को औषधियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी बताई मैंने आपको, पुदीना, मेंथा, अदरक, हल्दी, ईसबगोल, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा आदि। चलिए आगे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट आती है अपने मसाले वाली फसलें। तो इनको अपन किस उद्देश्य से उगाएंगे भैया, मसाला प्राप्त करना है अपन को, इस उद्देश्य से उगाएंगे। तो मसाले वाली जो फसलें होती हैं वो अपनी कौन कौन सी होती हैं, अदरक है, पुदीना है, जीरा, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च, हल्दी, इलायची, लहसुन, प्याज, धनिया, सौंठ, अजवाइन। अजवाइन 2 बार हो गई है। देखिए कौन कौन सी होती हैं मसाले वाली फसलें, अदरक, पुदीना, जीरा, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च, हल्दी, इलायची, लहसुन, प्याज, धनिया, सौंठ। ठीक है, आपको याद रखना है ये। अब नेक्स्ट अपनी आती है रंग वाली फसलें। रंग वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं, नील और कुसुम, जिनसे अपन को रंग बनाया जाता है उनको अपन रंग वाली फसलें कहते हैं। कौन कौन सी फसलें होती हैं, नील और कुसुम। अब अपन आगे देखते हैं। आगे आती है अपनी उद्दीपक फसलें। उद्दीपक फसलों में अपनी कौन कौन सी आती है, जिनसे उत्तेजना प्राप्त होती है, उत्तेजना होती है जिनसे, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, भांग, अफीम, धतूरा, पोस्त आदि। इस वर्ग में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, भांग, धतूरा, अफीम, पोस्त आदि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट अपनी आती है भूमि की उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें अपन देखते हैं ये 3
प्रकार का होता है, हल्की भूमि, मध्यम भूमि और भारी भूमि। तो पहले अपन देखते हैं हल्की भूमि की फसलें। इस वर्ग की फसलें हल्की भूमि में अच्छी वृद्धि करती हैं। देखिए जो हल्की भूमि की फसलें होती हैं वो अपनी जो हल्की भूमि होती है उनमें अच्छी वृद्धि करती हैं। जैसे ये कौन कौन सी होती हैं ऐसी फसलें? मूंग, ककड़ी, बाजरा, मूंगफली, ये सारी हल्की भूमि की फसलें होती हैं। अब बात करते हैं अपन मध्यम भूमि की। तो इसमें जो मध्यम भूमि होती है उसमें अधिकांश सब्जियां उगाई जाती है। मध्यम भूमि में आपको याद रखना है, अगर अपन से पूछा जाता है कि सब्जियां कौन सी भूमि में उगाई जाती हैं तो मध्यम भूमि में अपनी सब्जियां उगाई जाती हैं। और भारी भूमि की बात करते हैं तो भारी भूमि में देखिए इस वर्ग की फसलों में भारी भूमि में अच्छा उत्पादन देती हैं। जैसे कौन कौन सी होती हैं? कपास और धान। कपास और धान भारी भूमि में उगाई जाती हैं। ठीक है, याद रखना आप ये। चलिए आगे देखते हैं, फसलों का वानस्पतिक वर्गीकरण कर लेते हैं अपन। अब वानस्पतिक वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले अपना आता है ग्रेमिनी कुल या पोएसी कुल। तो इसमें पोएसी कुल या ग्रेमिनी कुल या घास कुल भी इसको अपन बोल देते हैं, घास कुल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन सी आती हैं? गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जई, गन्ना, कोंदो आदि। घास कुल में कौन कौन सी आती हैं? ग्रेमिनी कुल में गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जई, गन्ना, कोंदो आदि शामिल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपना आता है दलहन वर्गीय फसलें। इसमें देखिए कौन कौन सी आती हैं? अरहर, चना, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मसूर, उड़द, मटर, चना, राजमा, बरसीम, ढेंचा, मूंगफली, सोयाबीन, सनई, लोबिया आदि। देखिए जो दलहन वर्ग की फसलें होती हैं ज़्यादातर अपन इनको बोलते हैं लेग्यूमिनेसी कुल। कौन सा कुल बोलते हैं? लेग्यूमिनोसी कुल। ठीक है, दलहन वर्गियों की जो फसलें आती हैं वो किस कुल में आती हैं? लेग्यूमिनेसी कुल में आती हैं। तो मैंने आपको बता दी हैं ये सारी। अब अपन देखते हैं सरसों वर्गीय कुल की फसलें देखते हैं, जिसको अपन ब्रेसिकेसी भी बोलते हैं। ब्रेसिकेसी कुल राई, सरसों, लाही, तारामीरा, मूली, सलजम, फूलगोभी, पत्ता गोभी, ये सब किस में आती हैं? ब्रेसिकेसी कुल या सरसों वर्गीय फसलों में आती हैं। चलिए आगे देखते हैं सोलेनेसी कुल। सोलेनेसी कुल में अपना आता है आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च, धतूरा, तंबाकू। देखिए सोलेनेसी कुल की फसलें कौन कौन सी होती हैं? आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च, धतूरा, तंबाकू आदि। नेक्स्ट देखते हैं मालवेसी कुल। मालवेसी कुल में अपना आता है कपास, पटसन, भिंडी, गुड़हल। 4-5 फसलें आती हैं जो अपनी मतलब इम्पोर्टेंट हैं। कपास, पटसन, भिंडी, गुड़हल, ये आपको याद रखना है। कंपोजिटी कुल की बात करते हैं तो कंपोजिटी कुल में अपना आता है सूरजमुखी, कुसुम, गेंदा, रामतिल आदि। ठीक है, पेडिलिएसी की बात करते हैं तो पेडिलिएसी में अपनी आती है तिल। इसके बाद अपन बात करते हैं टिलिएसी कुल की। तो टिलिएसी कुल में जूट और फालसा आते हैं। लिनिएसी कुल की बात करते हैं अलसी आती है। एलिएसी में लहसुन और प्याज आते हैं। आपको ये याद जरूर रखना है कि एलिएसी कुल में कौन कौन आता है? प्याज और लहसुन। चलिए आगे देखते हैं। अब अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रकाश अवधि के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। प्रकाश अवधि के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करते हैं अपन। सबसे पहले अपने आते हैं अल्प प्रकाशी पौधे। अल्प प्रकाशी पौधों में देखते हैं अपन इन फसलों के पुष्पन के लिए 8 से 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो अल्प प्रकाशी पौधे होते हैं उनके लिए अपन को कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है? तो 8 से 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस वर्ग की फसलें फूल पर फल तैयार करने के लिए कम अवधि का प्रकाश अर्थात छोटे दिन चाहते हैं। देखिए अल्प प्रकाशी पौधे नाम से ही पता चल रहा है कि छोटे दिन चाहने वाले पौधे होंगे या फसलें होंगी। ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत होती नहीं है, 8 से 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी फसलें होती हैं जो कम प्रकाश चाहती हैं? अपन देखेंगे मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, धान और खरीफ की जितनी भी फसलें होती हैं सारी। देखिए आपको याद रखना है कौन कौन सी हैं? मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, धान और खरीफ की फसलें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दीर्घ प्रकाशी पौधे की अपन बात करते हैं। तो दीर्घ प्रकाशी पौधे में अपना देखते हैं कि इनको प्रतिदिन कम से कम 11 से 12 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। देखिए अल्प अवधि में अपन को 8 से 10 घंटे की चाहिए रही थी ज़रूरत, और इसमें कितने की ज़रूरत होती है अपन को? 11 से 12 घंटे कम से कम प्रकाश की आवश्यकता होती ही है। ठीक है, इस वर्ग की फसलें जो हैं वो फल फूल पैदा करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रकाश चाहती हैं। देखिए अधिक प्रकाश चाह ही रही हैं, 11 से 12 घंटे हो गए हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं अपन कौन कौन से होते हैं। गेहूं, जौ, मटर, चना, मसूर, बरसीम एवं रबी की फसलें। देखिए जो अल्प अवधि चाहती हैं वो होती हैं खरीफ की फसलें, और जो मतलब अधिक
चाहने वाली होती हैं प्रकाश, वो होती हैं रबी की फसलें। अब अपन बात करेंगे प्रकाश निष्प्रभावी पौधे। प्रकाश निष्प्रभावी पौधे देखते हैं अपन। इस फसलों में पुष्पन एवं फलन पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए नाम से पता चल रहा है कि प्रकाश निष्प्रभावी मतलब जिनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं, मतलब होती तो है लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। ऐसी फसलें कौन कौन सी होती हैं? कपास, सूरजमुखी, टमाटर, धान की बोनी जाती है IR 8। धान पूरी नहीं, धान की सारी जातियां नहीं होती, धान की बोनी जातियां जो होती है IR 8 वो प्रकाश निष्प्रभावी होती है। बाकी जो धान होता है वो तो अपना अल्प अवधि में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के आधार पर अपन वर्गीकरण करेंगे तो ये 3 प्रकार से किया गया है प्रकाश संश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण। पहला आता है अपना C3 पौधे। जो C3 पौधे होते हैं उनमें क्या बनता है? केल्विन चक्र बनता है। आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि C3 पौधों में क्या बनता है? केल्विन चक्र बनता है। और जो प्रथम उत्पाद होता है वो 3 कार्बन परमाणु वाला होता है, PGA कहलाता है। कितने कार्बन परमाणु का होता है? 3 कार्बन परमाणु का होता है। ठीक है, क्या कहलाता है? और PGA। इसमें अपन उदाहरण देखते हैं, गेहूं, जौ, जई, धान, सरसों, मूंग, उड़द आदि। देखिए ये जो गेहूं का उदाहरण है वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है ये, क्योंकि आपको पूछा जाता है C3 पौधे में, तो गेहूं का बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं अपन C4 पौधों की। तो इन फसलों में जो प्रथम उत्पाद बनता है वो 4 कार्बन परमाणु वाला बनता है, OAA बनता है। देखिए जो C3 में बन रहा था वो 3 वाला बन रहा था, PGA बन रहा था। इसमें 4 कार्बन परमाणु वाला बन रहा है C4 में, और ये क्या बना रहा है? OAA। इसके उदाहरण देखते हैं, मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, चौलाई। और जो C4 पौधों में से पूछा जाता है वो पूछा जाता है मक्का का उदाहरण। C3 में गेहूं का उदाहरण पूछा जाता है और C4 में मक्का का उदाहरण पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केम पौधे। केम पौधे क्या होता है? देखिए इन पौधे के रंध्र रात्रि में खुलते हैं। अगर अपन से पूछा जाता है कि कौन से पौधे के रंध्र रात्रि में खुलते हैं, तो केम पौधे के जो रंध्र होते हैं वो रात्रि में खुलते हैं। इनमें CO2 मौलिक एसिड के रूप में स्थित रहती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो केम पौधे होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिलेंगे आपको केम पौधे। इनकी जल क्षमता सर्वाधिक होती है। देखिए कौन कौन से होते हैं ये अपने नागफनी, अनानास, सीसल आदि, ये रेगिस्तानी क्षेत्र के पौधे होते हैं जो केम पौधे कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन। अपना नेक्स्ट वर्गीकरण है विशेष उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। देखिए पहली अपनी आती है कैश क्रॉप या नकदी फसलें। नकदी फसलें क्या होती हैं कि इन फसलों को तुरंत बाजार में बेचकर लाभ कमाया जा सकता है। मतलब क्या होता है, अपन इनको खेत से काट कर तुरंत की तुरंत बाजार में बेच सकते हैं, वे अपनी होती हैं नकदी फसलें। ठीक है, और इनसे क्या होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक मूल्य प्राप्त हो जाता है अपन को नकदी फसलों से, इसीलिए तो इनको अपन डायरेक्ट खेत से काट कर तुरंत बाजार में बेच सकते हैं। इनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? देखिए नकदी फसलों के, गन्ना, आलू, तंबाकू, कपास, जूट, चाय, कॉफी, नारियल, रबर। आपको इतने उदाहरण देखने को नहीं मिलेंगे बुक वगैरह में, मात्र 2 या 3 उदाहरण दिए होते हैं। मैं आपको कम से कम 7-7, 8-8 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि गन्ना, आलू, तंबाकू, कपास, जूट, चाय, कॉफी, नारियल, रबर आदि ये सब क्या होती हैं? नकदी फसलें होती हैं, कैश क्रॉप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। अब नेक्स्ट अपनी आती है सूचक फसलें, इंडिकेटर क्रॉप। वे फसलें जो पोषक तत्वों की भूमि में कमी होने पर तुरंत अपने ऊपर कमी के लक्षण प्रकट करती हैं। देखिए क्या होता है, सूचक फसलें अपन किस लिए लगाते हैं कि कोई भूमि में अपने पोषक तत्व की कमी हो रही है तो वो जो फसल होती है वो अपने ऊपर लक्षण प्रकट कर लेती है उसकी कमी के, तो अपन को पता चल जाता है कि किस पोषक तत्व की कमी है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सूचक फसलें हैं, इंडिकेटर क्रॉप। तो ये कौन कौन सी होती हैं अपनी? ये होती हैं अपनी मक्का, फूलगोभी, सूरजमुखी आदि। देखिए इंडिकेटर क्रॉप कौन कौन सी होती हैं? मक्का, फूलगोभी, सूरजमुखी। चलिए आगे देखते हैं अपन। अंतर्वर्ती क्रॉप फसलें, अंतर्वर्ती फसलें या कैच क्रॉप, 2 मुख्य फसलों के बीच में तेजी से वृद्धि करने वाली व अल्पावधि में तैयार होने वाली फसल को अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। देखिए क्या होता है ये कि ऐसी फसल जो अल्पावधि मतलब कम समय में तैयार हो सके और तेजी से वृद्धि करने वाली हो। मान लो किसी कारणवश अगर अपनी मुख्य फसल नष्ट हो जाती है
या अपन को उगाने में उसको देरी हो रही है, तो उस स्थान पर अगर अपन नुकसान की भरपाई करने के लिए कम समय में उगने वाली अगर अपन फसल लगा देते हैं तो वो अपनी क्या कहलाती है, अंतर्वर्ती फसल, कैच क्रॉप कहलाती है वो अपनी। ठीक है, तो ये कौन कौन सी होती हैं, देखिए ये होती हैं अपनी मूंग, उड़द, लाही, लोबिया, प्याज, मूली, चवला, तोरैया, चीना आदि। कैच क्रॉप में कौन कौन सी आती हैं एक बार और देखिए आप, मूंग, उड़द, लाही, लोबिया, प्याज, मूली, चवला, तोरैया, चीना आदि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन अब इसमें। नेक्स्ट अपनी आती है कीट आकर्षक फसलें, ट्रैप क्रॉप। फसलों को कीट से बचाने के लिए उनको चारों ओर ऐसी फसलें उगाना जो मुक्त फसल के कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हों, कीट आकर्षित फसलें कहलाती हैं। देखिए क्या होता है इसमें कि जो अपनी मुख्य फसल होती है ना, उनको अपन कीड़ों से बचाने के लिए ये फसलें उगाते हैं अपन। ठीक है, उनके अपन चारों ओर ऐसी फसलें लगा देते हैं जिनसे मतलब कीट उन्हीं पर रह जाए, मुख्य फसल पर ना जा पाए अपना। ये जो फसलें होती हैं ये ज़्यादातर अपन कहाँ पर लगाते हैं, बाउंड्री पर लगाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं अपन। हम कपास के चारों ओर भिंडी की फसल उगाना लाल कीट से बचाने के लिए। अपन कपास को बचाने के लिए क्या करते हैं, भिंडी की फसल उगा देते हैं उसके चारों ओर, तो जो लाल कीट होता है वो भिंडी पर ही रह जाता है और कपास की अपनी जो फसल होती है वो बच जाती है। पत्ता गोभी के साथ सरसों तथा टमाटर व भिंडी के साथ हजारा की खेती करना भी कीट आकर्षक फसलों के अंतर्गत आता है। सरसों के साथ सरसों तथा टमाटर, पत्ता गोभी के साथ अपन किसकी करते हैं, देखिए सरसों की करते हैं, टमाटर की करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, अब समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन अब, भूमि संरक्षित फसलें या मृदा आरक्षक फसलें या पलवार मल्च कवर क्रॉप। भूमि संरक्षित फसलें, मृदा आरक्षक फसलें या पलवार फसलें, जिनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं मल्च क्रॉप या फिर कवर क्रॉप। यह फसलें बढ़कर भूमि को अच्छी तरह से ढक देते हैं जिससे मृदा कटाव ना हो। देखिए इन फसलों का कार्य क्या होता है कि जो फसलें होती हैं वो बढ़कर भूमि को अच्छी तरह से ढक लेती हैं, जिससे क्या नहीं होता, मृदा कटाव नहीं होता अपना। मृदा अपरदन को रोकने के लिए भूमि पर पड़ने वाली फसलें बोई जाती हैं जिन्हें भूमि संरक्षक फसलें कहते हैं। देखिए वही मैंने आपको ऊपर बता दिया है, सेम है। यह भूमि को ढककर रखती हैं, क्या करती हैं, इनका कार्य क्या होता है, ये भूमि को ढककर रखती हैं, जिससे मृदा नमी संरक्षण करने में मृदा क्षरण को बचाने के लिए उगाई जाती हैं। देखिए इनके उदाहरण देखते हैं अपन सीधे, लोबिया, मूंगफली, उड़द, शकरकंद आदि। ये देखिए ज़मीन पर ही फैलती हैं ये फसलें, जिससे ज़मीन का संरक्षण हो जाता है, अपरदन रुक जाता है तो और भूमि का क्षरण बच जाता है। इनकी फसलें कौन कौन सी होती हैं अपनी, लोबिया, मूंगफली, उड़द और शकरकंद। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपनी आती है अरेवल क्रॉप्स या अरेवल फसलें। ऐसी फसलें जिनके लिए जुताई क्रियाएं करना आवश्यक है उन्हें अरेवल क्रॉप्स कहते हैं। देखिए ऐसी फसलें जिन्हें बिना जुताई क्रिया के अपन नहीं बो सकते हैं उनको अपन अरेवल क्रॉप्स कहते हैं, जैसे आलू, तम्बाकू, धान, मक्का, गन्ना। इनके लिए अपन को जुताई की आवश्यकता होती ही है। कौन कौन सी फसलें बताई मैंने आपको, आलू, तम्बाकू, धान, मक्का और गन्ना। चलिए आगे देखते हैं गली क्रॉप्स, जिनको अपन एली क्रॉप्स बोलते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति व उत्पादन को बढ़ाने हेतु बड़े पेड़ों की पंक्तियों के बीच फसलें उगाना एले फसलों का उदाहरण है। देखिए क्या बोल रहा है वो, भूमि की उर्वरा शक्ति व उत्पादन को बढ़ाने हेतु बड़े पेड़ों की पंक्तियों के बीच में फसलें उगाना। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उनकी पंक्तियाँ, जो पंक्तियाँ होती हैं, जो लाइन होती हैं, उनके बीच में अगर अपन फसलें उगाते हैं तो वो गली क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। जैसे देखिए हल्दी, अदरक और शकरकंद आदि को सफ़ेद व बबूल के बीच में लगाना। ये सफ़ेद नहीं है, सफ़ेदा है। संतरे को धनिया में लगाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सहायक फसलें कौन कौन सी होती हैं अपनी। अब सहायक फसलों की बात करते हैं अपन, एग्यूमेंटिंग क्रॉप्स जिनको बोलते हैं। ये फसलें मुख्य फसलों से पहले या तुरंत बढ़ाने के लिए लगाई जाती हैं। ये फसलों कब उगाई जाती हैं, देखिए या तो मुख्य फसलों से पहले उगाते हैं इनको अपन, या तुरंत बढ़ाने के लिए उगा देते हैं अपन, इनको सहायक फसलें कहलाती हैं। जैसे बरसीम व रिचका में सरसों लगाना, जिससे पहली कटाई में अधिक उपज प्राप्त हो सके। बरसीम व रिचका में क्या लगाते हैं अपन, सरसों, जिससे क्या होता है कि पहले कटाई मिल जाए तो अपन को अधिक उपज मिल जाती है उससे। तो ये अपनी सहायक क्रॉप हो गई। अगली नेक्स्ट आती है अपनी अवतरण या अभिराम फसलें, जिनको अपन बोलते हैं रिले क्रॉप्स। पहली फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल उगाना किसके अंतर्गत आता है, रिले क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। देखिए
अपनी पहली फसल कटी नहीं है, उससे पहले अपन दूसरी फसल उगा दो, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? अपना अभिराम फसलों के अंतर्गत। पीढ़ी की बात करते हैं, रेटूनिंग जिसको बोलते हैं, पहली वाली फसल को काटने के बाद उसी तने से दूसरी फसल लेना पीढ़ी कहलाता है। क्या कह रहा है ये? देखिए, पहली फसल काट ली अपन ने, और जो कटी फसल है उसके तने से अगर अपन दूसरी फसल ले रहे हैं, वो अपना क्या कहलाता है? पीढ़ी। ये क्रिया ज़्यादातर अपन गन्ने एवं घासों में की जाती है, गन्ने में तो मुख्यतः ये की जाती है, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपनी आती है कोल क्रॉप्स, कोल फसलें। ठंडे मौसम में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं कोल क्रॉप्स। इनमें अपने गोभी व क्रूसीफेरी कुल की फसलें आती हैं। देखिए, कोल क्रॉप्स में अपनी कौन कौन सी? एक तो गोभी वर्गीय और क्रूसीफेरी कुल की फसलें आती हैं किसमें? कोल क्रॉप्स में। ये कब उगाई जाती हैं? ठंडे मौसम में। चलिए आगे देखते हैं। ले फार्मिंग, कृषित फसलों के फसल चक्र में 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक चारागाह रखना ले फार्मिंग कहलाता है। देखिए, फसल चक्र में 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक जब अपन चारागाह रखते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ले फार्मिंग बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं मिश्रित खेती और मिश्रित फसल में क्या अंतर है। आप कंफ्यूज होंगे ये चीज़ को लेकर के। मिश्रित खेती और मिश्रित फसल एक ही तो है, लेकिन ये एक नहीं है, ये अलग अलग होती है। देखिए, मैं आपको अंतर बताता हूँ। मिश्रित खेती की बात करते हैं अपन। मिश्रित खेती क्या होती है कि एक निश्चित फार्म पर पशुपालन, पोल्ट्री, मछली उत्पादन, मधुमक्खी पालन एवं फसलें उगाना मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है। देखिए, मिश्रित खेती में क्या होता है? आप फसलें भी उगा रहे हो और उसी फार्म पर आप पशुपालन है, पोल्ट्री फार्म है, मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, ये सब भी कर रहे हो, तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है, ठीक है। और मिश्रित फसल मतलब मिक्स्ड क्रॉपिंग, वो क्या होता है कि बिना निर्धारित पंक्ति के बीजों को मिलाकर 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना मिश्रित फसल कहलाता है। देखिए, क्या होता है, जो अपने मतलब उसमें पंक्ति निर्धारित नहीं होती है एक तो, और क्या होता है 2 या 2 से अधिक फसलें उगाते हैं अपन उसमें बीजों को मिलाकर। ये अपना किस में आता है? मिश्रित फसल में। और खेती में क्या होता है? खेती में अपन फसलों के साथ साथ अन्न जैसे पशुपालन, मछली पालन, ये सब भी करते हैं, तो अपना वो मिश्रित खेती में आता है। मिश्रित फसल में मैंने आपको बता ही दिया और मिश्रित खेती बता दिया, दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे अब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट अपना आता है बहु फसलें। मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है? एक निश्चित खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें बोना बहु फसलों का उदाहरण है। बहु मतलब देखिए, मल्टी क्रॉपिंग आपको नाम से पता चल रहा है कि एक निश्चित खेत में अपन 2 या 2 से अगर अधिक फसलें उगा रहे हैं तो वो क्या होता है? बहु फसलों का उदाहरण होता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक तो मिश्रित फसलें और अंतरा फसलें। मिश्रित फसलें मैंने आपको ऊपर बता दी हैं। अब अपन बात करते हैं अंतरा फसलों की, इंट्रा क्रॉपिंग। एक ही खेत में एक निश्चित पंक्ति या एक समान पैटर्न पर फसलें उगाना अंतरा फसलें कहलाती है। देखिए, क्या होता है, एक ही खेत में एक निश्चित पंक्ति मतलब या एक ही समान पैटर्न पर अगर अपन फसलें उगा रहे हैं ना, तो वो अपना अंतरा फसलों के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। ये दोनों काय में आती हैं? बहु फसलों में। कौन कौन सी आती हैं? मिश्रित फसलें और अंतरा फसलें। चलिए आगे देखते हैं। आगे अपनी आती है एकल फसलें, मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग क्या होता है कि एक निश्चित खेत में एक वर्ष में केवल एक फसल उगाना, ठीक है। लगातार एक वर्ष मतलब क्या होता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एक निश्चित खेत में एक वर्ष में एक फसल उगाना एकल फसलों का उदाहरण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना आता है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर क्या होता है? लगातार एक ही फसल उगाना मोनोकल्चर कहलाता है। जैसे धान धान धान, अगर अपन एक ही फसल उगा रहे हैं लगातार, तो वो अपना क्या कहलाता है? मोनोकल्चर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फसल पद्धति, क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं। वह फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम, दोनों को अपन अंतर समझेंगे। क्या अंतर होता है? एक निश्चित समय एक निश्चित क्षेत्र में बोई गई विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल का अनुपात क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। देखिए, एक निश्चित समय एक निश्चित क्षेत्र में बोई गई विभिन्न फसलों का क्षेत्रफल का अनुपात, जो क्षेत्रफल का अनुपात, जैसे अपन ने फसलें बोई निश्चित क्षेत्र और निश्चित अनुपात में, उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा ना, वो अपना क्रॉपिंग पैटर्न होगा। और जो क्रॉपिंग सिस्टम, फसल प्रणाली, जो फसल पद्धति है और उपकरण व तकनीक, फसल प्रणाली बन जाती है। देखिए, फसल पद्धति तो आप समझ ही गए क्या होता है? क्षेत्रफल का विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो, और उपकरण व तकनीक मिलकर क्या बनाती हैं? फसल प्रणाली बनाती हैं। देखिए, फसल पद्धति और उपकरण व तकनीक मिलकर क्या बनाएंगी? क्रॉपिंग सिस्टम बनाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुमंजिला खेती, बड़े वृक्षों के नीचे कम ऊंचाई के वृक्ष लगाना बहुमंजिला खेती। देखिए, इसके अपन उदाहरण से समझेंगे। सबसे बड़ा पेड़ तीनों में नारियल, केला और अदरक में किसका होता है? नारियल का होता है। नारियल का हो गया पेड़।
फिर उसके बाद कम ऊंचाई का किसका होता है? केला का होता है। नारियल के से छोटा होता है केला का, तो वो लगा दिया अपन ने। फिर उससे कम ऊंचाई का अदरक का होता है, केला से छोटा, तो वो लगा दिया अपन ने। समझ गए होंगे आप, सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। बड़े वृक्षों के नीचे कम ऊंचाई के वृक्ष लगाना बहुमंजिला खेती के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपनी आती है परिचारिका फसलें। ऐसी सहचर फसलें जो मुख्य फसल के लिए कार्बनिक पदार्थ व सहारा प्रदान करती हों, अर्थात उनकी वृद्धि और विकास में लाभदायक हों। परिचारिका फसलें क्या होती हैं कि वो कार्बनिक पदार्थ और सहारा प्रदान करती हैं मुख्य फसल को, और उनकी वृद्धि और विकास में भी लाभदायक होती हैं, उनको अपन परिचारिका फसलें कहते हैं। तो ऐसी फसलें कौन कौन सी होती हैं? देखिए, मटर में अगर अपन सरसों लगा रहे हैं, धान में अपन लोबिया उगा रहे हैं, तो ये अपनी कौन सी फसलें होती हैं? परिचारिका फसलें। अब बात करेंगे अपन ट्रक फसलों की। ट्रक फसलें क्या होती हैं कि ऐसी फसलें जिनकी पैदावार टनों में होती है, जिन्हें दूरस्थ बाजार भेजने के लिए पैदा किया जाता है। देखिए क्या होता है कि जो कोई भी फसलें होती हैं उनकी पैदावार बहुत होती है और उनको दूर बाजारों में भेजा जाता है, तो वो अपने किसके अंतर्गत आती है? ट्रक फसलों के अंतर्गत। ऐसी कौन कौन सी फसलें होती हैं? देखिए, ऐसी फसल होती है अपनी भिंडी, याद रखना आप, भिंडी, ठीक है। नेक्स्ट अपनी आती है सीमांत या प्रहरी फसलें। जो फसलें मुख्य फसल के चारों ओर पशु इत्यादि से होने वाली हानि से बचाव की दृष्टि से उगाई जाती हैं, सीमांत फसलें कहलाती हैं। देखिए, नाम से पता चल रहा है प्रहरी, तो ये क्या होता है? पशुओं से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? पशु इत्यादि से होने वाली हानि से बचाने के लिए अपन इनको उगाते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मटर के चारों ओर कुसुम, गन्ने के चारों ओर पटसन व अरहर उगाना। मटर के चारों ओर क्या उगाते हैं अपन? कुसुम उगाते हैं, और गन्ना के चारों ओर अपन पटसन व अरहर उगाते हैं, ठीक है। ये अपने किस में आता है? सीमांत में या प्रहरी फसलों में। अब बात करते हैं अपन समानांतर फसलों की। समानांतर फसलें क्या होती हैं? मुख्य फसल की पैदावार को हानि पहुंचाए बगैर उसके साथ अतिरिक्त उपज प्राप्त करने के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें अपन समानांतर फसलें कहते हैं। जैसे मुख्य फसल जो पैदावार होती है उनको अपन हानि ना पहुंचाते हुए अगर अतिरिक्त उपज वाली फसलें उगा रहे हैं अपन, तो वो समानांतर क्रॉप के अंतर्गत आती हैं अपनी। मतलब जो मुख्य फसल को हानि ना पहुंचाए और खुद की भी उपज बहुत अच्छी हो। जैसे अरहर के साथ अपन उड़द उगा रहे हैं, तो अरहर को तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी वो, और खुद की भी उपज अच्छी होगी, तो ये अपनी आती है समानांतर क्रॉप में, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं हरी खाद वाली फसलें। जो फसलें भूमि में कार्बनिक पदार्थों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए उगाई जाती हैं, इस वर्ग में आती हैं, उन्हें उपयुक्त समय पर हरी अवस्था में खेत में दबा देते हैं। देखिए, हरी खाद की फसलें क्या होती हैं? पहले अपन ने उनको खेत में उगाया और खेत में ही उनको दबा दिया, ठीक है, जिससे अपन क्या होता है कि नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए उगाते हैं अपन भूमि में। ऐसी कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो आपको याद रखना है, सनई, ढैंचा, लोबिया, ग्वार, मेथी आदि, ये सब किस में आती हैं? हरी खाद में आती हैं। सनई, ढैंचा, लोबिया, ग्वार, मेथी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्गीकरण अपन। कृषि महत्व का वर्गीकरण देखते हैं। तो बीज के आधार पर वर्गीकरण। बड़े बीज के आकार वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं? मटर, लोबिया, आलू। इनका क्या बीज बड़ा होता है, तो अपन इनको बड़े बीज वालों में रखते हैं। मध्यम बीज के आकार वाले की बात करते हैं तो गेहूं और जौ मध्यम बीज वाली होती हैं। अब अपन बात करते हैं लघु आकार के बीज वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो ये अपनी होती हैं सरसों, बरसीम, तंबाकू आदि। नेक्स्ट देखते हैं अपन जड़ की गहराई के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो गहरी जड़ वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं? अपनी कपास, ज्वार, अरहर, ठीक है। जो अपनी गहरी जड़ वाली होती हैं कौन कौन सी होती हैं? कपास, ज्वार, अरहर। उथली जड़ वाली फसलों की बात करते हैं तो गेहूं, मक्का, जौ, जई आदि। उथली जड़ वाली में कौन कौन सी आती है? गेहूं, मक्का, जौ, जई आदि। बात करते हैं अपन मृदा पीएच के आधार पर वर्गीकरण। तो ऊसर भूमियों की जो फसलें होती हैं वो होती हैं धान, जौ, बरसीम, ढैंचा, मटर आदि। ऊसर भूमि की जो अम्लीय भूमि की फसलें होती हैं वो कौन कौन सी होती है? राई, आलू आदि। चलिए, जल की आवश्यकता के आधार पर अगर अपन बात करते हैं तो जल की आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण। सूखा सहन करने वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं? जो सूखा सहन करने वाली फसलें होती हैं वो होती हैं ज्वार, बाजरा, सवा, अरंडी आदि। कम सिंचाई वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो जैसे मक्का है, गेहूं है, जई है, इनको अपनी ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अधिक सिंचाई वाली फसलें देखते हैं अपन, गन्ना, आलू, सब्जियां आदि, इनको अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और अधिक पानी सहन करने वाली जो फसलें होती हैं वो अपनी धान और जूट होती हैं, ठीक है। अधिक पानी सहन करने वाली कौन कौन सी फसलें होती हैं? धान और जूट।
तो ये मैंने आपको बताया फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स अपना पूरा होता है। सारी फसलों मैंने आपको बता दी हैं और पूरा वर्गीकरण मैंने आपको डिटेल से बताया है। इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको अच्छे से इसको देखना है, पढ़ना है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा इसका, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।